वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए क्लासेस स्टार्ट करने से पहले कुछ खबरों पर नजर डाल लेते हैं। ठीक है, जो आजकल न्यूज में काफी चर्चे में है। देखिए, वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड $250 million, $250 million फॉर द इंजा इंगा इंगा 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डिस्पाइट क्रिटिसिज्म फ्रॉम ग्लोबल सिविल सोसाइटी ग्रुप्स। देखिए, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने वैश्विक नागरिक समाज समूह की आलोचना के बावजूद, यानी विश्व स्तर पे कुछ नागरिकों का एक समूह है जिसने आलोचना किया था। किस चीज के लिए आलोचना किया था? कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी डीआरसी में इंगा 3 जल विद्युत परियोजना के लिए $250 million जो दे रहे हो आप, उसको मत दो। ठीक है, लेकिन फिर भी विश्व बैंक ने इनको क्या कर दिया, वो $250 मिलियन का मंजूरी दे दी। ठीक है, इसलिए काफी चर्चा में है अभी। ठीक है ना। अब बात करेंगे वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक है क्या? देखिए, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहलाता है। ठीक है, ये कुछ बैंक है जो क्या करते हैं, ये दूसरे देशों को, मतलब किसी किसी देश को या फिर वर्ल्ड में सारे देशों को क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो देखिए वर्ल्ड बैंक अभी चर्चा में इसीलिए आया है क्योंकि इसको कुछ कुछ दूसरे देशों का, मतलब वैश्विक स्तर पे कुछ नागरिकों का समूह है जो आलोचना किया था। क्या किया था आलोचना? कि कोंगो, ये कोंगो जो है उनको आप लोन मत दो, लोन देने से मना किया था। ठीक है, ये कोंगो जो देश है कौन सा कॉन्टिनेंट में पड़ता है? कोंगो अफ्रीका है। ठीक है, ये कोंगो जो है ये अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है ना। देखिए, तो आइए थोड़ा डाल लेते नजर वर्ल्ड बैंक पे। ठीक है, वर्ल्ड बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था? 1944 को, 1944 में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का स्थापना 1944 में हुआ था। तो क्वेश्चन आप लोगों से ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड बैंक सबसे पहला लोन कौन सा देश को दिया था, यानी किसको दिया था? ठीक है, सबसे पहला लोन वर्ल्ड बैंक कौन से देश को दिया था? तो सबसे पहला लोन, ऋण हिंदी में ऋण कहलाता है। सबसे पहला लोन किसको दिया था? तो फ्रांस को। ठीक है, फ्रांस को वर्ल्ड बैंक अपना सबसे पहला लोन फ्रांस को दिया था। ठीक है, इसमें फिलहाल इतना ही। अगला न्यूज, देखिए, ये क्या है, लोगो आप लोग देखे होंगे, काफी काफी बार देखते होंगे आप लोग। जब जब इलेक्शन आता है, चुनाव आता है, तब तब ये लोगो काफी प्रचलित होता है। ठीक है, न्यूज है, भारतीय चुनाव आयोग यानी ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने एसीनेट ऐप का उपयोग करके वास्तविक समय में मतदाता मतदान की रिपोर्ट करने के लिए एक नए डिजिटल सुधार की घोषणा की है। ठीक है, ये एक सुधार है, ईसीआई ने किसके लिए किया है? अपने लिए किया है। देखिए, ये क्या है, ईसीनेट क्या है? देखिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ईसीनेट का? इलेक्टोरल कमीशन ऑफ इंडिया, कमीशन ऑफ इंडिया नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, क्या होता है ईसीनेट का? इलेक्टोरल कमीशन ऑफ इंडिया नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है ना।
अब इसका काम क्या है देखिए, अभी चाह रहा क्या है चुनाव आयोग, चाहता क्या है, चुनाव आयोग चाहता है कि जितने भी चुनाव से रिलेटेड काम हो रहे हैं वो एक जगह संग्रहित रहे, मतलब कहीं से भी, या तो एप्लीकेशन पे रहे या तो इनके वेब पोर्टल पे रहे, मतलब जो भी गतिविधि हो रही है चुनाव से रिलेटेड वो सारा एक ही जगह मिल जाए इनको। ठीक है, तो इसीलिए एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जो जितने भी चुनाव हो रहे हैं, चुनाव से रिलेटेड कुछ भी है, मान लो मतदाता कितने मतदाता लाइव जाके कितने मतदान कर चुके हैं, वो उनको उसी समय, मतलब कि एट प्रेजेंट उसी टाइम इनको, मतलब कि उनके नजर में वो आ जाए। ठीक है, तो ये एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं जो वो कहते हैं ना वन स्टॉप पोर्टल, एक ही जगह पे सब कुछ इनको मिल जाए। ठीक है, अब बात करते हैं चुनाव आयोग का। तो चुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन है अभी? अध्यक्ष बदल गए हैं। ठीक है, ज्ञानेश कुमार, याद रखना आप लोग, ज्ञानेश कुमार। ये ज्ञानेश कुमार जो है ये 26वां, कौन सा? 26वां, 26 नंबर का, 26 नंबर का क्या है? चुनाव आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, चुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेश कुमार, और ये कौन सा नंबर के है? 26वां। ठीक है, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई, इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में आता है? ईसीआई 324, आर्टिकल 324, 324 आर्टिकल मीन्स क्या होता है? ठीक है, अब बात करेंगे इसका स्थापना कब हुआ था ईसीआई का, कोई बताएगा? हाँ, स्थापना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ईसीआई का स्थापना 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। ठीक है, तो देख लीजिए, थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। चुनाव आयोग किस में आता है? 324 आर्टिकल में। ठीक है, ईसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसी नेट का क्या होता है? इलेक्टोरल कमीशन ऑफ इंडिया, नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, अब बात करेंगे ईसीआई का अध्यक्ष का। ईसीआई का अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेश कुमार। ठीक है, और ये कौन सा नंबर का है ज्ञानेश कुमार? 26वां नंबर का। ठीक है, 26 नंबर का। स्थापना कब हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, फिलहाल इसमें इतना ही। अगला चलिए, अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट, खींचन और मेनार, खींचन और मेनार, विच स्टेट खींचन एंड मेनार हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ न्यू रामसर साइट्स। ठीक है, किस राज्य के खींचन और मेनार को नया रामसर स्थल घोषित किया गया है? ठीक है, किस राज्य के खींचन और मेनार को नया रामसर स्थल घोषित किया गया है? रामसर साइट होता क्या है, यानी रामसर स्थल होता क्या है? देखिए, सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था 1971 में, रामसर साइट, रामसर स्थल, रामसर स्थल को इंट्रोड्यूस इन 1971, कहाँ पे? ईरान में। ठीक है, बहुत सारे देश के लोग बैठकर एक जगह पे, एक संगठन, ठीक है, रामसर स्थल जो है एक संगठन द्वारा तैयार किया गया एक ऐसा रामसर स्थल, मतलब उसको कहा जाता है, एक सिंपल से कह लेते हैं वेटलैंड। ठीक है, रामसर स्थल वो होते हैं कि जहाँ पे आर्द्र भूमि, जिसको कहते हैं आर्द्र भूमि, मतलब कि वो झीलों से, नदियों से, ठीक है, या फिर ये कह लो कि ऐसे, मतलब कि किसी भी जल स्रोत से वो बना हुआ एक वेटलैंड होता है, आर्द्र भूमि होता है, वही रामसर साइट कहलाता है। ठीक है, तो देखिए, कुछ संगठन हम बात कर रहे थे कहाँ बना था? ईरान, ईरान में बना था 1971 में। ठीक है, और कुछ संगठन, कुछ देशों ने मिलकर इसको बताया कि हम कुछ रामसर स्थल का को चिन्हित करेंगे, मतलब एक जगह नहीं, सारे देशों में, वर्ल्ड में। ठीक है, और इनका महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है?
ठीक है, इसका महत्व है, महत्व पर बात करेंगे। इसका महत्व ये है रामसर साइट का महत्व ये है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करती है रामसर साइट्स, ठीक है। रामसर साइट्स क्या करती है, जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करती है। तो भारत की भी कुछ इंपोर्टेंट मतलब जगह है, ठीक है। तो ये अभी क्वेश्चन यही चल रहा है अभी हमारा, किस राज्य के खिचर और मैनार को नया रामसर स्थल घोषित किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में खिचर और मैनार नाम का मतलब कि कोई स्थल है, ठीक है, उसको रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो आपने ये देख लिया कि रामसर स्थल होता क्या है एक्चुअली में, बता दिया आपको। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1971 में ईरान में। अभी टोटल रामसर स्थल कितना है, 91। ये दोनों से पहले 91, इन दोनों से पहले 89 था, पहले पहले 89, नाउ अब 91, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के दिया गया तो अब हो गया 91। देखिए इससे पहले इंडिया का कुछ है स्थल, चिल्का झील, चिल्का झील, ठीक है, ये भी रामसर साइट में आता है। रेणुका झील, रेणुका झील, ये भी रामसर साइट में आता है। देख लेना आप लोग, बहुत सारे हैं ऐसे। फिलहाल इस क्वेश्चन में इतना ही, आगे दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज एमएससी इरिना। देखिए एक जहाज है, दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज है, उसका नाम है एमएससी इरिना। वर्तमान में किस देश के झंडे तले नौकायन कर रहा है, ठीक है। वर्तमान में वर्तमान में वर्तमान में किस देश के झंडे तले नौकायन कर रहा है, तो भारत। देखिए ये है लाइबेरिया, 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 ठीक है, लाइबेरिया, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है, ठीक है। देश पूछा है ना, ठीक है ना। सी में जापान और डी में स्पेन, ठीक है ना। ये यहाँ रह गया है, स्पेन और जापान, ठीक है ना। इसका आंसर होगा बी, लाइबेरिया, ठीक है ना। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज एमएससी इरिना वर्तमान में किस देश के झंडे तले नौकायान कर रहा है, तो लाइबेरिया। मतलब ये जो जहाज है वो लाइबेरिया का झंडा के नीचे चल रहा है, मतलब लाइबेरिया की जहाज है ये, ठीक है। ये तो ये क्वेश्चन आने का क्या मतलब है, ये जहाज जो है दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज, जिसको एमएससी इरिना, ये अभी कहाँ है, केरला में, केरला में। ये केरला आकर अभी रुका था, ठीक है ना। केरला, ये है लाइबेरिया। जो देखिए केरला जो है, जो हम लोग हैं अभी, हमारे जो देश है, हम किधर किधर मतलब किस तरफ है, साउथ एशिया की तरफ, ठीक है, साउथ एशिया की तरफ। ये साउथ एशिया में पहली बार ये जो एमएससी इरिना है क्या हुआ है, आया हुआ है, ठीक है। एमएससी इरिना जो है साउथ में पहली बार आया हुआ है, ठीक है, इसलिए क्या है, चर्चा में है, ठीक है ना। ये है देखिए एक तो चर्चा में होने का रीजन है कि पहली बार साउथ साउथ एशिया में आया है, ठीक है। और विंगिज्म विंगिज्म पोर्ट पे, जो केरला में है, ठीक है, जो केरला में है, इसी पोर्ट पे आया हुआ है। अब साउथ एशिया का बात हो रहा है, तो साउथ एशिया में कौन कौन सा कंट्री आता है, साउथ एशिया में कौन कौन सा कंट्री आता है, देखिए उधर से स्टार्ट करते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, चलिए इंडिया को टॉप पे कर देते हैं, इंडिया, ठीक है। इधर नेपाल, नेपाल,
ठीक है, बांग्लादेश, बांग्लादेश, श्रीलंका, 1 2 3 4 5 6 7, ये साउथ एशिया का कंट्री है। एक और है जो याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये है हमारे साउथ एशिया का। और नॉर्थ नॉर्थ एशिया में कौन कौन आता है? साउथ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया, चाइना, जापान और मंगोलिया, ठीक है ना। इसमें एक और है नेपाल, ठीक है, याद नहीं आ रहा था। वैसे ही नॉर्थ एशिया में, नॉर्थ एशिया की कंट्री, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान, चाइना और मंगोलिया, ठीक है। ये साउथ एशिया में पहली बार आने वाला एमएससी इरिना, ठीक है ना। ये साउथ एशिया में पहली बार आया है, इसलिए ये न्यूज में है। और कहाँ आया है? हमारे इंडिया में विंगिंजम पोर्ट पे, जो केरला में है, इंडिया के केरला में है। चलो आगे। Which country has been elected to the United Nations Economic and Social Council for the 2026 to 2028 टर्म? 2026-2028 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी यूकोसोक, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूकोसोक, इकोनॉमिक एंड सोशल सोशल काउंसिल, ठीक है। कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए किस देश को चुना है? किस देश को चुना है? ये क्या है? हाँ, इकोसोक, ये कि एक ना, ये यूकोसोक जो है एक यूएन बॉडी है, यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, ठीक है ना। इसका सिंपल से चर्चा में क्यों है? 2026-28 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए किस देश को चुना है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत में है, भारत को चुना है, ठीक है। क्या किया यार, काफी डिस्टर्ब कर दिया क्लास को, ठीक है। अमेरिका, चाइना, ठीक है। भारत, अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप काफी आजकल चर्चे में है, ठीक है ना। लड़ाई को लेके, या प्रेसिडेंट बनने का हो, या टैरिफ लागू करने का हो, या ये बहुत सारी चीजें हैं। अभी इनकी लड़ाई किससे चल रही है? एलन मस्क से, ठीक है। किस लिए बताऊं? देखिए, इनकी लड़ाई एलन मस्क से इसलिए चल रही है कि ना एक टैरिफ लागू करने जा रहे हैं, ठीक है। बिजनेस से रिलेटेड टैरिफ है जो लागू करने जा रहे हैं। वो लागू उस टैरिफ के अंदर में एलन मस्क भी आ रहे हैं। क्या था पहले? ये ना एक कार बेचते थे, कार बेचते हैं, टेस्ला इनकी कंपनी है, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या करती है? बनाती है और मैन्युफैक्चर करती है और बेचती है। अब देखिए क्या है, इन्होंने कह दिया कि जो कंपनी 2000 पता नहीं फलना 2004 से लेकर अभी तक 2025 तक 1 लाख यूनिट की पता नहीं कितने 1000 यूनिट बेच दिया है, तो उस पर टैरिफ एक लागू हुआ। टैरिफ इन्होंने डिसाइड किया, वो टैरिफ लागू होगा। एलन मस्क चाहता है कि वो टैरिफ लागू ना हो। उससे क्या होता था कि $750 $7,500 सॉरी $7,500 क्या होता था उस टैरिफ अगर लागू नहीं होगा तो एक गाड़ी को बेचने पे $7,500 बचता था, ठीक है। $7,500 मतलब कि कम से कम 7 लाख के आसपास या 8 लाख के आसपास बचता था। किसको? खरीदार को, ठीक है। और इनको इनको मिलता था। अब ये चाह रहे हैं कि इस पे क्या लगा दे, ये टैक्स लगा दे, जो ये हट जाएगा, अभी मिलेगा ही नहीं। अब क्या होगा? सरकार के पास चला जाएगा, इनको मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए एलन मस्क गुस्से में है और थोड़ी सी इनसे अनबन हो चुकी है, ठीक है।
चाइना, चाइना के साथ हमने पढ़ा था कौन सा अभ्यास, हैंड इन हैंड, ठीक है। अभी फिलहाल यूके का प्रधानमंत्री कौन है, कोई बताएगा? यूके का प्रधानमंत्री, कमेंट में बताओगे, मैं बता दूं? हाँ, कमेंट में बताओगे? कीर स्टारमर, कीर स्टारमर, ठीक है, कीर स्टारमर यूके का जो प्रधानमंत्री है कौन है? कीर स्टारमर है, पीएम, पीएम, ठीक है, प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए इसमें इतना ही। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय के निदेशक, यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, ठीक है, कौन है? इसका आंसर होगा अश्विनी लोहानी, अश्विनी लोहानी, ठीक है। किसको चुना गया है? 3 साल के लिए। देखिए ये टर्म जो होगा 3 ईयर, फॉर 3 ईयर, फॉर 3 ईयर, फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए अश्विनी लोहानी को क्या किया गया है? चुना गया है। देखिए अब बताइए, देखिए इसमें 3 लोग हैं, प्रवीण पनगड़िया, सुमन बेरी, वीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक है। ये कौन है? सुब्रमण्यम जी, नीति आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन? सुब्रमण्यम जी। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नीति है, नीति से याद आया, नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। सुमन बेरी कौन है? सुमन बेरी का भी नाम आता है, सुमन बेरी कौन है, कोई बताएगा? कोई बताएगा? बी आर सुब्रमण्यम। अच्छा, अध्यक्ष को ही सीईओ कहते हैं क्या? क्या अलग होता है? सॉरी, तो ब्लंडर हो गया यार, ये सीईओ है, सीईओ, सीईओ है, नीति आयोग का सीईओ है। अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं ना, नीति आयोग का अध्यक्ष। देखिए मेरा मिस्टेक है, ठीक है ना, ये सीईओ है, ठीक है। अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। सीईओ कौन है? तो वीवीआर सुब्रमण्यम। सुमन बेरी कौन है? तो वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ठीक है। सुमन बेरी जो है वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग है, ठीक है। प्रवीण पनगड़िया कौन है? हाँ, प्रवीण पनगड़िया वित्त आयोग का अध्यक्ष, वित्त आयोग का अध्यक्ष। पता नहीं आज क्वेश्चन में मिस्टेक है तो मेरे से मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, नहीं खैर कोई नहीं, सुधार दिया मैंने। देखिए क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अश्विनी लोहानी, और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, ठीक है। इसमें 3 नाम और भी है, प्रवीण पनगड़िया, प्रवीण पनगड़िया जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष है। सुमन बेरी जो है वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है, नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। वीवीआर सुब्रमण्यम, ये क्या है? नीति आयोग के सीईओ है, ये नीति आयोग के क्या है? सीईओ,
ठीक है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? VVR सुब्रमण्यम। ठीक है। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो ये अध्यक्ष कौन है नीति आयोग का? नीति आयोग का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी। चलिए इसमें इतना ही, आगे। किस देश ने 2025-28 के कार्यकाल के लिए IIAS की अध्यक्षता हासिल की? किस देश ने 2025-28 के कार्यकाल के लिए IIAS की अध्यक्षता हासिल की? IIAS, ठीक है, किस देश ने? पानी पी लेने दो यार। चलिए आइए क्वेश्चन पे। देखिए पहले जानेंगे IIAS का फुल फॉर्म। इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय पे बात हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन साइंस। ठीक है। किस देश ने 2025-28 के लिए कार्यकाल के IIAS की अध्यक्षता हासिल की है? तो वो है भारत। ठीक है, भारत। ये ना भारत को मिला है, ठीक है ना, 2025 से 28 के कार्यकाल अध्यक्षता करने का। किसका? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन साइंस। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, यही है। ठीक है ना। जर्मनी, देखिए जिस तरीके से बाकी देशों में, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, डिफेंस, वैसे कुछ मिनिस्ट्री होते हैं और वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही जर्मनी के चांसलर भी एक पद है जो काफी काफी उपयोगी, मतलब कि बहुत ही मतलब फेमस है। कौन है अभी? कौन है, कोई बताएगा? अभी जस्ट नया बने हुए हैं, कोई किसी को पता है तो बताए। चांसलर, चलिए जान लेते हैं। फ्रेडरिक मर्ज। फ्रेडरिक मर्ज, नाम आप लोग याद रखना, फ्रेडरिक मर्ज। ठीक है, जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। फ्रांस में क्या हुआ था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट, कुछ दिन पहले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट कहा हुआ था? फ्रांस में। ऑस्ट्रेलिया से मैं बताया था आप लोग को एक युद्ध अभ्यास, जो मैं पढ़ाया वही बता रहा हूं मैं। युद्ध अभ्यास क्या था? आस्ट्रा हिंद। ये एक क्या है? युद्ध अभ्यास। ठीक है, युद्ध अभ्यास। चलिए काफी है इतना। अगला क्वेश्चन। विच स्टेट लॉन्च राजीव गांधी वन संवर्धन योजना? किस राज्य ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की? किस राज्य ने? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना क्या है? ये फॉरेस्ट ग्रीनरी कवर। ठीक है, फॉरेस्ट ग्रीनरी कवर मतलब कि जब जितना ज्यादा मात्रा में पेड़ लगाए, ठीक है, जंगल बनाए, ठीक है ना, जंगल बनाए और ग्रीनरी मतलब हरा भरा कर दे। ठीक है, तो कहा को है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को मैं आप लोगों को बताया था, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। बार बार बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ये आ रहा है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना इस पे। सुखविंदर सिंह सुक्खू। गवर्नर कौन है? गवर्नर यानी राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल। दो आप लोग को नेशनल पार्क बताया था यहाँ पे, पिन वैली, और एक कमेंट आप लोग बता देना,
तीन वैली एक और बताया था आप लोगों को, दूसरा बताना आप लोगों को कमेंट में, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में इतना ही। भारत के पहले वेरिएबल स्पीड पंप, ठीक है, वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट, पंप स्टोरेज प्लांट ने किस राज्य में वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है? पीएसपी, बताओ आप लोग। भारत के किस राज्य में पीएसपी, भारत के पहले वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट पीएसपी ने किस राज्य में वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में बहुत सारी चीजें आप लोगों को मैं बताया था, ठीक है। उत्तराखंड में क्या क्या है चीजें वो जान लेते हैं। उत्तराखंड में एक वैली ऑफ फ्लावर है, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है। जिम कॉर्बेट पार्क, जिम कॉर्बेट पार्क, राजाजी पार्क, राजाजी टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये सब टाइगर रिजर्व है, ये भी टाइगर रिजर्व है, जिम कॉर्बेट भी टाइगर रिजर्व है, राजाजी पार्क ये भी टाइगर रिजर्व है, ये भी टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। यहाँ पे एक धामी योजना चला था, धामी योजना बताया था आप लोगों को, किस लिए था धामी योजना? नशा मुक्ति के लिए, ठीक है, किस लिए? नशा मुक्ति के लिए धामी योजना, ठीक है। और कुछ था यहाँ पे उत्तराखंड में, कुछ बताया था, याद आ रहा आप लोगों को? चलिए इसमें इतना ही। ली ली जेम्यांग को जून 2025 में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ली जेम्यांग को जून 2025 में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ली जेम्यांग हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री इन जून 2025 यानी जून में, अभी रिसेंट में। जून कितने दिन हुआ अभी? 10 दिन, ठीक है। साउथ कोरिया, साउथ कोरिया का, ठीक है, किसका? साउथ कोरिया का। ली जी म्योंग हैज बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया, ठीक है। अच्छा ये बताओ इस क्वेश्चन से पहले, चलो इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। साउथ कोरिया, देखिए साउथ कोरिया जो है ना, साउथ कोरिया वर्ल्ड में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, किसका? सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर मतलब क्या बनाता है? सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। आप लोग आजकल क्या, बहुत दिनों से, बहुत सालों से आप लोग एक फोन यूज करते हैं, ठीक है, सैमसंग नाम सुना आप लोगों ने सैमसंग का? तो सैमसंग का फोन कौन बनाता है? साउथ कोरिया, साउथ कोरिया की ही कंपनी है, ठीक है, बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। वहां के जैसे हमारे यहाँ अडानी अंबानी चलते हैं ना, रिलायंस, ठीक है, जियो, ठीक है, वैसे ही ये चलते हैं वहां पे, ठीक है। कौन? सैमसंग, ठीक है, साउथ कोरिया की ही कंपनी है सैमसंग, जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, ठीक है, मोबाइल हो गया, ठीक है, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक है, फ्रीजर, बहुत सारे हैं एसेसरीज जो बनाता है ये, ठीक है ना। कौन बनाता है? साउथ कोरिया, ठीक है। चलिए इसमें इतना ही। हम बात कर रहे थे पिछले क्वेश्चन का, है ना, यूनिफॉर्म। देखिए उत्तराखंड था ना उसमें, उत्तराखंड, उत्तराखंड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, याद रखना आप लोग, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिविल कोड सबसे पहला लागू करने वाला कौन था? उत्तराखंड ही तो था। आर्टिकल किसमें है ये?
आर्टिकल अनुच्छेद 44 अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 44 में उल्लेख है किसका? यूनिफॉर्म सिविल कोड का। सबसे पहला राज्य कौन था? उत्तराखंड ही था। सबसे पहला राज्य इसको लागू करने वाला कौन था? उत्तराखंड। ठीक है। एक और चीज बताया था आप लोगों को। ठीक है। उत्तराखंड में ही कुछ दिन पहले 38 नंबर का नेशनल गेम हुआ था। नेशनल गेम। ठीक है। इन सब चीजों को याद रखना आप लोग। अगला, चिन्ना स्वामी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? चिन्ना स्वामी स्टेडियम, आरसीबी वालों जगो। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? कर्नाटक में। ये बेंगलोर का आरसीबी का होम ग्राउंड। ठीक है। ये क्यों न्यूज में है भाई? जो इस साल का आईपीएल का विनर रहा। ठीक है। आईपीएल 2025 का विनर कौन? आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। ठीक है। तो चीना स्वामी स्टेडियम का बात हो रहा है, तो कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है ना। एक क्यों न्यूज में है? ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि चीना स्वामी स्टेडियम का जितने भी काम होता है, ठीक है, वो सोलर एनर्जी से चलता है। किससे? सौर ऊर्जा से। सौर ऊर्जा से, सोलर एनर्जी से। सोलर एनर्जी से। कि दुनिया का पहला स्टेडियम बन गया है चिन्ना स्वामी। ठीक है। जो सोलर एनर्जी से, दुनिया का पहला स्टेडियम सोलर एनर्जी से चलने वाला, दुनिया का पहला स्टेडियम बन गया है सोलर ऊर्जा से चलने वाला। ठीक है। आप लोग इतना याद रखना कि सोलर एनर्जी से चलने वाला दुनिया का पहला स्टेडियम बन गया है कौन? चिन्ना स्वामी। और कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है। ये आरसीबी का होम ग्राउंड है। ठीक है। चलिए, इसमें इतना ही। स्वच्छ रोग मुक्त रोपण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई पहल का नाम क्या है? पहल का नाम क्या है? रोग मुक्त रोपण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार किसके द्वारा चलाया जा रहा है ये? ठीक है। किसके द्वारा? तो रोग मुक्त रोपण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की पहल का नाम, ये पहल जो है किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है। उस पहल का नाम पूछ रहा है। ठीक है। तो स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। ठीक है। क्लीन प्लांट प्रोग्राम है ये। क्लीन प्लांट प्रोग्राम है। ठीक है। अभी हाल ही में हम लोगों ने एक डे मनाया है। ठीक है। अब वो क्या है? उस डे का नाम क्या था यार? उस डे का नाम था पर्यावरण दिवस था शायद। पर्यावरण दिवस। ठीक है। पर्यावरण दिवस, हाँ पर्यावरण दिवस ही था। ठीक है। जो हाल ही मनाया था 5 जून को। ठीक है। 5 जून को मनाया था पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है। 5 जून को मनाया था। और इसी का क्या था थीम? थीम था, क्या थीम था? प्लास्टिक, सॉरी, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। जो हमने 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट पर्यावरण दिवस मनाया था, ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है। उसी का क्या था थीम? किसका? पर्यावरण दिवस का थीम था क्या? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। लेकिन इसका जो आंसर होगा स्वच्छ पौधा कार्यक्रम होगा। चलिए आगे। किस संस्थान ने पल्मोनरी थ्रोम्बोबोलिज्म
यानी पीटीई, ठीक है। पल्मोनरी थ्रोम्बोम्बोलिज्म, पल्मोनरी थ्रोम्बोम्बोलिज्म, ठीक है, के उपचार के लिए धातु आधारित नैनोजाइम विकसित किया है, ठीक है। तो ये किसने किया है? आईआईएससी बेंगलोर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईएससी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर, सॉरी, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ठीक है। इसमें इतना ही। आगे, अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान इक्रीसैट, ठीक है, इक्रीसैट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इक्रीसैट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय देखिए, पहला तो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, कृषि, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल इक्रीसैट का, इक्रीसैट इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी हार्डी ट्रॉपिक्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? हो गया? तो कहाँ पे होगा इसका आंसर? होगा कहाँ पे होगा बताएंगे आप लोग? देखिए, आप लोग गेस करना। हुसैन सागर झील कहाँ है? हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील वही आंसर होगा जहां हुसैन सागर झील है, हैदराबाद, ठीक है। इसका आंसर होगा हैदराबाद, ठीक है। चलिए, फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगला अगला टॉपिक और अगला कुछ नया फैक्ट्स लेकर हम आएंगे कल के सेशन में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए, ठीक है। और कमेंट्स में मैं आप लोग से बार बार पूछ रहा हूँ कि अगर कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो, आप लोग दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।